डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दूध, घी और मक्खन उत्पादकों को FSSAI का कड़ा दिशा निर्देश। सभी खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के ऊपर से A1 और A2 प्रकार के दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने का दिया निर्देश। A1 और A2 का अंतर दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ होता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद सरकार ने किसानों को 2 साल के धान का बकाया बोनस सीधे उनके खातों में किया ट्रांसफर। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों के खातों में 2 साल का बोनस देने का किया था वादा। धान किसानों ने सरकार का किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। योजना का उद्देश्य कृषि में सिंचाई की सुविधा को बढ़ावा देना और फसल की उत्पादकता को सुधारना है। नेफेड ई समृद्ध पोर्टल किसानों की कर रहा है बड़ी मदद। किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। पोर्टल पर पंजीकरण कराकर किसान पा रहे हैं सीधा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। बाजार में कंपनियां A1 और A2 के नाम से दूध, घी और मक्खन नहीं बेच सकेंगी। दरअसल खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने ई-कॉमर्स कंपनियों सहित सभी खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के ऊपर से A1 और A2 प्रकार के दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया है। बता दें कि A1 और A2 का अंतर दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ होता है। अब कंपनियां बाजार में A1 और A2 के नाम से दूध, घी और मक्खन नहीं बेच सकेंगी। दरअसल खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने गुरुवार को ई-कॉमर्स कंपनियों सहित सभी खाद्य कारोबारियों को प्रकार के दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया है। FSSAI का कहना है कि उसने A1 और A2 संबंधी दावों के मुद्दों की जांच की है और पाया कि A1 और A2 दूध में अंतर बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा है, जो गाय की नस्ल के आधार पर भिन्न होता है। नियामक ने बताया कि वर्तमान में जो नियम है वो इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। नियामक ने कहा कि उसने दूध का व्यवसाय करने वाली कंपनियों से अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी अपने उत्पादों और वेबसाइटों से इन दावों को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। कंपनियों को पहले से ही मुद्रित पैकेजिंग को खत्म करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है और भविष्य में इस समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। नियामक ने इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है। आदेश का स्वागत करते हुए पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि FSSAI का आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि A1 और A2 दावे मार्केटिंग रणनीति के तहत गढ़े गए शब्द हैं। ये जरूरी है कि उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देने वाले भ्रामक दावों को हम खत्म करें। उन्होंने कहा कि A1 या A2 दूध उत्पाद श्रेणी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं और वैश्विक स्तर पर भी ये प्रवृत्ति खत्म हो रही है। A1 यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाली देशी गायों का दूध होता है, जबकि A1 बीटा कैसीन में पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसी कारण ये पचाने योग्य नहीं होता है, जो कई तरह के रोगों को जन्म देता है। जबकि A2 बीटा कैसीन भारत की गायों से मिलने वाला दूध होता है। दरअसल दूध में जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड्स में तब्दील होता है। बाद में ये अमीनो एसिड्स का स्वरूप लेता है। इस तरह का दूध पचाने में आसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य कृषि में सिंचाई की सुविधा को बढ़ावा देना और फसल की उत्पादकता को सुधारना है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को उन्नत सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जिससे पानी के संसाधनों का कुशल उपयोग संभव हो सके।
PMKSY को 2015-16 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी के पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण को लागू करना आदि था। PMKSY हर खेत को पानी HKKP PMKSY के घटकों में से एक है। SMI की योजना अब PMKSY HKKP का एक हिस्सा है। हर खेत को पानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को हर खेत को पानी सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने और स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों पर अंतिम समाधान के साथ एक केंद्रित तरीके से जल उपयोग दक्षता, प्रति बूंद अधिक फसल में सुधार लाने के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को मंजूरी दे दी है। DANFW प्रति बूंद अधिक फसल योजना को लागू कर रहा है, जो देश में 2015-16 से चालू है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में भी आपको बता दें। इस योजना का मकसद है जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार, जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि हो, भूजल पुनर्भरण, पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि, कृषि और बागवानी उत्पादकता में सुधार, टैंक कमानों के जल ग्रहण क्षेत्रों में सुधार, बेहतर जल उपयोग दक्षता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ, सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देकर प्रत्येक जल निकाय के स्थायी प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वावलंबी प्रणाली। किसान आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। किसान पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी दर्ज करें और पंजीकरण पर क्लिक करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा हो जाएगी और फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और नेफेड ई समृद्ध पोर्टल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाता है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद किसानों को अपनी फसल का दाम सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य सरकारों से अधिक किसानों को ई समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया, ताकि वे सुनिश्चित खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकें। ई समृद्धि पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये किसानों के पंजीकरण के लिए है और सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों का पोर्टल पंजीकरण सीधे या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और FPO के माध्यम से किया जा सकता है। किसानों को भुगतान नेफेड द्वारा सीधे उनके मैप किए गए बैंक खाते में किया जाएगा और बीच में कोई एजेंसी शामिल नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड के बारे में भी आपको बता दें कि ये भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को पूरे देश में कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ नेफेड के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण शहरों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका काम ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। FCI के साथ साथ नेफेड मूल्य समर्थन योजना के तहत तिलहन, दालों और खोपरा की खरीद में शामिल है। एक लाइन में कहा जाए तो ये किसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनकी फसल को उचित दाम मिल सके और पैसा सीधा उनके खातों में आए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद सरकार ने किसानों को 2 साल के धान का बकाया बोनस उनके खातों में देकर अपना वादा पूरा किया। देखिए हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दी सौगात। किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया 2 साल का बोनस। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया किसानों के खाते में 116 करोड़ रुपए। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किसानों के खाते में 2 साल देने का किया था वादा। देश में जीडीपी कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा की थी कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों के खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गारंटी दी थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी और 2 साल के बकाया धन बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है। इस साल राज्य में 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार बहुत सार्थक कदम उठाई है और कई वादा हम लोगों ने पूरा किए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ और प्रति क्विंटल का कीमत 3100 रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का प्रदेश के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। धान के बकाया बोनस राशि मिलने के बाद किसान परिवार बेहद खुश है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। मोदी जी जो है अभी अपना घोषणा के मुताबिक जो 2 साल का बोनस दिया है, उससे मेरा बहुत से कार्य हल हो गया। इसमें मैं बहुत खुश हूँ और मोदी है तो मुमकिन है। अभी हमारे जो नवा सरकार बने हैं विष्णुदेव साय, वो अभी 2 साल के बकाया बोनस दे है हम लोग को। खेती किसानी भी ठीक कर रहे हैं। जो विष्णुदेव साय जो अपन दे पैसा वो हमारे खाता में जो आते वो साय आते। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है। धान का बकाया बोनस राशि मिलने के बाद किसान परिवार बेहद खुश है। इसके साथ ही उनके आर्थिक मजबूती भी मिली है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 21 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6,925 रुपए। 22 अगस्त को इसके भाव में 450 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद भाव 7,375 रुपए हो गया। वहीं कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 21 अगस्त को मूंग का भाव रहा 7,100 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 300 रुपए गिरकर 6,800 रुपए पर आ गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 अगस्त को मूंग का भाव 13,100 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 21 अगस्त को मूंग का भाव रहा 8,050 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 20 रुपए टूटकर 8,030 रुपए पर आ गया। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में मूंग दाल की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ मूंग दाल की बुआई 32,78,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग दाल की बुआई 29,89,000 हेक्टेयर में हुई थी।
घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन की कमी देखने को मिली है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को धोराजी, हरदा और रायबरेली मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लालसोट और फैजाबाद मंडी में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 21 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,695 रुपए। 22 अगस्त को इसके भाव में 55 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,750 रुपए। इसी तरह मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,625 रुपए। 22 अगस्त को इसके सौदे 35 रुपए बढ़कर 2,660 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 21 अगस्त को इसका भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 40 रुपए टूटकर 2,460 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी गेहूं के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 21 अगस्त को इसका भाव रहा 2,485 रुपए, जो कि 15 रुपए गिरकर 2,470 रुपए हो गया। राज्य की रायबरेली मंडी में 21 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,415 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 10 रुपए चढ़कर 2,425 रुपए पर पहुंच गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के उत्तरी इलाकों के किसान इस समय अरंडी की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। गुजरात में भिंडी में फफूंदी रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के किसान अरहर की फसल को मोजेक रोग से बचाने के लिए नीम के तेल का स्प्रे कर लें। मध्य प्रदेश में ही मक्के की फसल को सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही साथ मक्के के खेतों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के उपाय भी कर लें। मध्य प्रदेश में किसान ज्वार में फॉल आर्मी वर्म के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के सतना के किसान सोयाबीन को पीला मोजेक से बचाने के लिए ऐसे प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंक दें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। विदर्भ में किसान सोयाबीन, कपास, अरहर और धान के खेतों में पानी जमा ना होने दें। महाराष्ट्र के सोलापुर में सोयाबीन की फसल को इल्ली के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। सोलापुर में ही किसान प्याज को थ्रिप्स से बचाने के लिए दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के सातारा के किसान मूंगफली में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। महाराष्ट्र के नासिक के किसान प्याज की बुवाई के 30 दिन बाद इसमें उर्वरक की पहली खुराक डाल लें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के किसान अरहर की फसल को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए
जरूरी दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के अमरावती के किसान कपास को रस चूसक कीट से बचाने के उपाय कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की सिंचाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन 2024 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जितेंद्र सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि 23 अगस्त को ही भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रचा था। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे पीएम ने सभी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण गुस्से की आग में झुलस रहे देश भर के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। अब ओपीडी और अन्य सुविधा पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को ज्ञापन सौंपने के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में 70 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है और 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के दौरान राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 5 सितंबर को सुनवाई करेगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ की जयंती पर संसद भवन परिसर में स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को बताया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23.27 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। इनमें से 11,76,441 पुरुष और 11,51,042 महिलाएं और 60 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वार में दर्शन किए। दर्शन के बाद वित्त मंत्री का मंदिर में परंपरागत अधिकारी सुधाकर शास्त्र ने रजाई उपरना ओढ़ाकर और प्रसाद प्रदान करके उनका स्वागत किया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।